नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज के अध्याय 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है तलाश। इससे पहले हम अध्याय 1 पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिनके उत्तर आपको सोचकर बतलाने हैं। वे कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हमारी कक्षा 8वीं की हिंदी की सहायक पुस्तक का क्या नाम है? ये बड़ा आसान उत्तर है इसका। आपने सही सोचा। हमारी कक्षा 8वीं की हिंदी की सहायक पुस्तक का नाम भारत की खोज है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? भारत की खोज पुस्तक जो लिखी गई है वो किसने लिखी थी या उसकी रचना किसने की थी? तो सही उत्तर आपने सोच ही लिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है इसका उत्तर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 3, नेहरू जी की यह कौन सी जेल यात्रा थी? अध्याय 1 पढ़ने पर पहली लाइन में ही हमें ये मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है नेहरू जी की यह कौन सी 9वीं जेल यात्रा थी। सही उत्तर क्या होगा? 9वीं जेल यात्रा। प्रश्न क्रमांक 4, नेहरू जी ने भारत की खोज नामक पुस्तक कितने माह के कारावास के दौरान लिखी थी? आपने पाठ में पढ़ा है। इसका सही उत्तर है, सोचिए, इसका सही उत्तर है 5 माह। 5 माह के दौरान उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न नंबर 5, नेहरू जी की भारत की खोज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? यह पुस्तक लिखी गई, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है, नेहरू जी की भारत की खोज नामक पुस्तक का प्रकाशन सन 1946 में हुआ। ये पिछले अध्याय पर आधारित कुछ प्रश्न थे। अब हम नया अध्याय तलाश, जिसका सहायक शीर्षक है, उपशीर्षक है भारत के अतीत की झांकी, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा, अर्थात पिछले वर्षों में मेरे मन मस्तिष्क में या मेरे विचारों में केवल भारत की ही सोच रही। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं हमेशा अपने भारत के बारे में ही सोचता रहा हूँ, उसकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। अर्थात भारत को समझने के लिए नेहरू जी ने अपने अतीत, अपने बचपन को याद किया। उस समय वो भारत के बारे में क्या अवधारणा या क्या विचार बना के रखे हुए थे, वह क्या महसूस करते थे, और जो भारत की एक धुंधली तस्वीर उनके मन में थी, धुंधली माने जो स्पष्ट ना दिखाई दे, उसको अपने ताज़ा अनुभवों या ताज़ा यादों से किस प्रकार संवारा, उसे किस प्रकार स्पष्ट किया। आखिर यह भारत है क्या? आखिर यह भारत है क्या? ये उन नेहरू जी के मन का एक विचार है, प्रश्न है। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है?
नेहरू जी सोचते हैं कि आखिर भारत है क्या। भारत की जो प्राचीन शक्ति थी वर्तमान में वो शेष है या नहीं, या उसने अपनी शक्ति को, पुरातन शक्ति को या सामर्थ्य को पूर्णतः नष्ट कर दिया है, खो दिया है। हमारा भारत विशाल जनसंख्या का बसेरा है, अर्थात निवास स्थान है। इसके अलावा उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके, अर्थात उसकी जो संस्कृति, जो उसकी पूंजी कही जाती है, उसके पास बची है कि नहीं, जो कि आधुनिक विश्व से उसका तालमेल, तालमेल अर्थात सामंजस्य किस रूप में बैठाता है। अगला, भारत मेरे खून में रचा बसा था, अर्थात भारत मेरी रग रग में समाया था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। नेहरू जी भारत में ही रहने वाले थे, भारत के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भारत को समझने के लिए एक बाहरी आलोचक की नज़र को लिया, उससे देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, बची हुई चीज़ों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। कौन सा आलोचक? जो बची हुई अवशेष चीज़ें थी या बाकी चीज़ें थी उनको नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा। यह वाक्य यह सिद्ध करता है, यह कहता है कि एक हद तक नेहरू जी की सोच पश्चिमी सोच से मिलती हुई भारत को समझने में लगी, अर्थात उन्होंने भारत के बारे में पश्चिमी सोच से सोचा। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता, अर्थात जैसे कोई पश्चिम देशों का रहने वाला व्यक्ति या यात्री भारत के बारे में सोचता या देखता, मैंने भी भारत को उसी प्रकार से सोचा और देखा। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, मेरे मन में भी बहुत सारी शंकाएं उभर रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? प्रश्न ये था कि क्या मैंने वास्तव में भारत को जान लिया है, पहचान लिया है? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। अतीत अर्थात इतिहास की जो विरासत अर्थात धरोहर थी, उसके एक बड़े हिस्से को क्या कर रहा था? खारिज कर रहा था, नकार रहा था, उसका साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है। भारत के पास कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक माने अर्थपूर्ण है। तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, अर्थात उसकी स्थिति या स्वरूप कुछ और होता, और हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। अर्थात कोई ऐसी ठोस बात नहीं होती भारत में, तो जो उसकी पुरातन सभ्य संस्कृति है, अस्तित्व है, उसकी पहचान अभी तक एकदम खत्म हो जाती, वह उसे बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? अब वह तत्व या वह बात क्या है? आगे नेहरू जी बोलते हैं, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु नदी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। ये इतिहास की बात आ गई आपको। मोहनजोदड़ो, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भारत देश के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी है, सिंधु नदी बहती है, उसी का आसपास का स्थान सिंधु घाटी कहलाता है। वहाँ पर हमारी दो प्रमुख प्राचीन संस्कृतियाँ पली और बढ़ी, जिनका नाम था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो नेहरू जी कहते हैं, मैं वहीं मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा हूँ। चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी। उस जो नगर था, प्राचीन नगर, उसके घर और गलियां चारों ओर बिखरी हुई थी, अर्थात दिखाई दे रही थी, जिसका समय 5000 वर्ष पूर्व बतलाया जाता है। तो इन संस्कृतियों का समय कब का है? 5000 वर्ष
पूर्व भारत ही एक यह भा- साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदाड़ो या जोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के नगरों को देखकर ये लगता है कि वहाँ पर एक प्राचीन और पूर्ण विकसित संस्कृति या सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ठेठ भारतीयपन माने शुद्ध भारतीय रूप, और यही हमारी भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। ये आश्चर्य की ही बात है कि 5 या 6 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता संस्कृति, और वो भी अभी बनी हुई है, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर, अर्थात उसमें बदलाव भी आए, विकास भी हुआ, लेकिन उसने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, मूल रूप मूल स्वरूप नहीं छोड़ा। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ की जो संस्कृतियाँ थी, उनका संबंध फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से हमेशा या लगातार बना रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? भारतीय सभ्यता अन्य देशों की सभ्यता से मिली। कुछ भारतीय सभ्यता के अंदर भी परिवर्तन हुए और कुछ विदेशी सभ्यता को भी परिवर्तित भारतीय सभ्यता ने किया, लेकिन भारतीय सभ्यता ने अपना मूल रूप, अपना अस्तित्व नहीं खोया, नहीं छोड़ा। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। नेहरू जी का कहना है कि उन्होंने भारत के इतिहास और उसके विशाल प्राचीन ग्रंथ, जो बड़े बड़े साहित्य थे, ग्रंथ थे, उनके कुछ अंशों को पढ़ा, भागों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, मुझ पर विचारों की तेजस्विता अर्थात प्रभावपूर्णता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में, अतीत अर्थात इतिहास में, यहाँ चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे, अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। अर्थात चीन और पश्चिम देशों से आने वाले जो यात्री थे, वो अपनी यात्राओं की दास्तान अर्थात कहानियाँ छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। क्यों? जो एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर आदि जगहों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विलक्षण उदाहरण, अवशेष पाए जाते हैं। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों, मिथकों जानते हो आप लोग? मिथकों का अर्थ होता है कल्पित कहानियां, कथाएं और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध। दंत कथाओं, मौखिक जो कथाएं होती हैं, उनसे निकट का संबंध है, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। जिसने किसको प्रभावित किया है? हमारे विचारों को या मन को और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे मन ने, मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। हिमालय से निकलकर भारतीय मैदानों में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, उन्होंने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया। आप नाम बतलाएंगे प्रमुख नदियों का? तो प्रमुख नदी गंगा और यमुना।
और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। किसने याद ताज़ा की? उन नदियों ने। इंडस या सिंधु, ध्यान रखिए, इंडस या सिंधु ये नदी का नाम है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा। इंडस के आधार पर इंडिया और सिंधु नदी के नाम पर या उस पर आधारित हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफले और फौजें आती रही हैं। अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा से, विदेश से कई कबीले, काफले और जातियां यहाँ पर आईं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से अलग कटी हुई है। इतिहास में ब्रह्मपुत्र का लेख इतना अधिक नहीं मिलता है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र पूर्वी भारत में ज़्यादा पाया जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पहले तो हमारे देश से बाहर बहती हुई है और फिर बाद में पूर्वी क्षेत्र से भारत के अंदर प्रवेश करती है, वह भी गहरी दरारों और घाटियों के बीच से, और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय, रमणीय माने सुंदर, धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। अर्थात यमुना के आसपास चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध बहुत सारी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं या बनाई गई हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा। यह भारत की सबसे पवित्रतम नदी है। क्या नाम उसका? गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। अर्थात इतिहास की शुरुआत हुई है, उसी समय से इस नदी ने भारत के हृदय पर राज किया है। अर्थात भारतीय लोगों के हृदयों की प्रमुख या हृदयों में प्रमुख स्थान बनाने वाली नदी है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। गंगा के उपजाऊ तटीय भागों में अनेक लोगों ने अपना बसेरा बनाया और वहां पर निवास किया। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। आज से ही नहीं, पुराने समय से और अभी तक या आज के युग तक गंगा की गाथा या कहानी क्या है? भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों, स्मारक, यादगार और भग्नावशेष, खंडहर, टुकड़े, टूटा हुआ भाग को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। किस किस को देखा नेहरू जी ने? स्मारक, खंडहर, भग्नावशेष, पुरानी मूर्तियां और भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का अर्थ होता है दीवार पर उकेरे गए चित्र, दीवार पर उकेरे या बनाए गए चित्र या आकृतियां, उनको देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। और ये भित्ति चित्र आदि चीज़ें कहाँ देखने मिली? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा। नेहरू जी ने आगरा और दिल्ली की इमारतों का भी निरीक्षण किया, जहाँ तक प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। अर्थात इन इमारतों में लगे हुए पत्थरों को देखकर भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं अपने शहर इलाहाबाद में, उनका शहर कौन सा है? इलाहाबाद में, और दूसरा स्थान क्या बतलाया? हरिद्वार में। महान स्नान पर्व कुंभ, ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो
यह दो स्थान बतलाए गए हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, जबकि भारत के 4 शहरों में यह स्नान पर्व कुंभ आयोजित होते हैं। दो अन्य क्षेत्र या अन्य शहरों के नाम हैं, एक है उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और दूसरा है नासिक। इस प्रकार भारत में 4 जगहों पर इस महान स्नान पर्व कुंभ के मेलों का आयोजन किया जाता है। वो हैं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और मैं देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि पहले या इतिहास था कि बहुत सारे लोग इन मेलों में जुटते थे, एकत्रित होते थे। आज भी एक बड़ी तादाद में लोग इन मेलों में भाग लेते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे, पुरखे माने पूर्वज, गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते थे। भारत के सभी कोनों यानी सभी जगह, सभी क्षेत्रों से। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आती है। ये बड़ी विशेष बात है। 1300 साल पहले विदेशी यात्रियों ने, जिसमें चीनी यात्री या दूसरे लोग थे, उन्होंने हमारे इन कुंभ मेलों का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे। क्योंकि उस समय ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरानी होती, हैरानी माने अचरज होता है, आश्चर्य पड़ता हूँ कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। अर्थात कुछ ना कुछ तो खास बात थी कि इतिहास से या पुराने समय से लेकर आज तक के लोग इस पवित्र नदी की ओर खिंचते हैं, इसकी ओर जाने के लिए इच्छुक होते हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अतीत इतिहास में देखने की अंतर्दृष्टि यानी सूक्ष्म दृष्टि प्रदान की। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगी। सच्चाई का बोध अर्थात सच्चाई की पहचान मुझे होने लगी। मेरे पूर्वजों की पृष्ठभूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते थे, हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। पीड़ा अर्थात कष्ट। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी, अर्थात जो जिंदगी के बारे में कुछ अच्छे तरीके से जानते थे। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। अर्थात जिस जगह पर नेहरू जी पहुंचते उससे संबंधित चित्र उनके मन में स्मृति पटल में उभर आते थे। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए, ध्यान रखिए बनारस के पास कौन सा स्थान, सारनाथ में नेहरू जी ने बुद्ध को, भगवान जिनको हम भगवान बुद्ध मानते हैं, भगवान बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा था, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से देखा था। 2500 वर्ष का फासला तय करके, कितने वर्ष का, 2500 वर्ष का फासला तय करके, या यूं कैसे 2500 वर्ष का लंबा अंतराल पूर्ण करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ, हमने सम्राट अशोक का नाम इतिहास में पढ़ा है। उनके पाषाण स्तंभ अर्थात पत्थर के जो स्तंभ खंभे थे, जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे। उनके शिलालेखों में एक ऐसे आदमी के बारे में जानकारी लिखी हुई थी जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। वो व्यक्ति सम्राट था लेकिन अन्य राजा और सम्राटों से अपना ओहदा या स्थान ऊंचा रखता था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न
मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। ये सम्राट अकबर की कहानी है कि फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। अर्थात उसका मन था, उसकी सोच थी कि वह मनुष्य के जो समस्या हैं उनका शाश्वत समस्या है उनका हल खोज पाए, उनकी समस्याओं को समूल नष्ट कर पाए, समाप्त कर पाए। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। विलक्षणता माने कुछ अलग, हटके, विशेष, अनोखी। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और उसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। अब हम आज के पढ़े हुए पाठ्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके जवाब आपको देना है। पहले सोचिए, फिर बाद में जब मैं बतलाऊंगा तो मेरे प्रश्नों के उत्तर से आप मिलान करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, हमारे देश का क्या नाम है? सोचिए, हमारे देश का नाम भारत। यह बड़ा आसान प्रश्न है, सरल प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2, हमारे देश भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपको याद होगा, सोचिए, मैं बतलाता हूँ। हमारे देश भारत को, पहला नाम तो भारत ही हो गया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त और अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से, हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, हमारे देश हिंदुस्तान का नाम किस नदी के नाम पर पड़ा? किस नदी के नाम पर पड़ा इसका नाम हिंदुस्तान? तो हम पढ़ चुके हैं इसी पाठ में, इसी पाठ्यांश में, सिंधु नदी के नाम पर। किस नदी के नाम पर? सिंधु नदी के नाम पर। प्रश्न क्रमांक 4, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बतलाइए। तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, भारत के उत्तर पश्चिम में एक प्रमुख नदी है सिंधु। इसकी सहायक नदियां मिलकर एक कुल 5 नदियां होती हैं, समूह है। वो पंजाब प्रांत या पंजाब क्षेत्र या का निर्माण करती हैं। हमारा जो पंजाब प्रांत या प्रदेश है वो इसी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के नाम पर ही पड़ा हुआ है। इसकी सहायक नदियां मैं बतलाता हूँ, रावी, चिनाब, झेलम और सतलुज। एक बार फिर से, रावी, चिनाब, झेलम और सतलुज। इन नदियों के साथ सिंधु नदी मिलकर एक उपजाऊ क्षेत्र बनाती है जिसको पंजाब बोला जाता है। इसका कुछ भाग वर्तमान पाकिस्तान में भी है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी बड़ा आसान प्रश्न है, इसका जवाब भी बहुत सरल है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अंतिम प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक, भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में क्या देखा? तो अभी हमने पढ़ा था, नेहरू जी ने इन गुफाओं में पुरानी मूर्तियां या प्राचीन मूर्तियां
और भित्ति चित्र अर्थात दीवालों पर उकेरे गए चित्र या आकृतियां देखी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल से आधुनिक युग तक किस नदी की गाथा, ध्यान रखिए, किस नदी की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो वो एक ही नदी है भारत की जो पवित्र नदी कहलाती है, क्या है वो? गंगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। प्रश्न क्रमांक 9, भारत पाठ के अनुसार किन दो शहरों में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले का आयोजन होता है? मैंने 4 शहरों के नाम बतलाए हैं, लेकिन पाठ में आए हुए 2 शहरों के नाम बतलाना है। तो वो है इलाहाबाद और हरिद्वार। कौन कौन है? इलाहाबाद और हरिद्वार। प्रश्न क्रमांक 10, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? इसको भी याद रखेंगे आप। कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्राचीन संस्कृतियों के नाम बतलाइए। वो भी अभी हमने पाठ में पढ़ा है। 2 प्राचीन संस्कृतियां, मोहनजोदड़ो या जिसका वर्तमान नाम मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये 2 प्रमुख संस्कृतियां हैं जो सिंधु घाटी में पाई गई। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया बुद्ध को, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उस स्थान का नाम बतलाना है। तो अभी हमने पाठ में पढ़ा है, पाठ्यांश में, कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के पास किस जगह? सारनाथ। कहाँ पर? सारनाथ दिया था। और अंतिम प्रश्न है, जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल कौन तलाश कर रहा था? जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल या समाधान कौन तलाश कर रहा था? तो अभी हमने एक महान सम्राट के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी का नाम है अकबर। इतिहास में अकबर को महान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मानव जाति के उद्धार, उत्थान और कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता था। उसने अनेक उस दिशा में कार्य भी किए हैं। इन प्रश्नों के अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। आप इस पाठ को पढ़िए, इस पाठ्यांश को पढ़िए, बार बार पढ़िए और इनके छोटे छोटे प्रश्न बनाकर इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।